Hello friends, in this video we will discuss the exemption given under section 54. Now till now we have discussed regarding the capital gain, what is the meaning of capital gain, then we have discussed in the videos that what is long term capital gain, what is short term capital gain and how it is calculated. Now there are certain exemptions which have been given under section 54, which means the tax will be exempted. The capital gain tax will be exempted. So section 54 provides the exemption in respect of long-term capital gain. So you have to note that in any question, when you get long-term capital gain, you can make use of section 54. So when this capital gain is arising from the transfer of certain capital assets, an assessee can claim the exemption under section 54. बट इन एग्जम्पशंस को अवेल करने के लिए असेसी को जो पैसा आपको अपनी एसेट को सेल करके आया है उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब किस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये डिफरेंट 54 सेक्शन की एग्जम्पशंस हैं जो एक्सप्लेन करेंगे हम वन बाय वन. सो the assessee is required to fulfill certain conditions that we will see. If you fulfill those conditions, so you can exempt the capital gain that you have received. So बहुत तरह की exemptions हैं, जैसे basically section 54 is the first exemption, then we will do section 54B, 54D, then there is 54EC, then there is 54F, 54G and 54GA. सो ये सारी एग्जाम्पशन एसएससी क्लेम कर सकता है अगर कंडीशंस पूरी होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन. सेक्शन 54 सेज दैट इफ यू हैव सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो जिन क्वेश्चन में आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी दैट यू कैन क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54. बट इस एग्जाम्पशन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज ये एग्जाम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है और एचयूएफ को मिलता है. सो नॉट अदर पर्सनस, नॉट अदर असेसीज. सेकेंड, ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली कि ये एग्जाम्पशंस तभी मिलेंगी अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, और वो कैपिटल गेन कहाँ से कमाया है, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करा है. नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट वेकेंट प्लॉट, कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है. अब ये जो पैसा आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके आया है उसको आपने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया फ्रॉम द सेल. उसको आपने इन्वेस्ट करा, कहाँ इन्वेस्ट करा, एक और रेजिडेंशियल हाउस में. सो दिस इज द पॉइंट. सो आपने रेजिडेंशियल हाउस ही बेचना है और आपने रेजिडेंशियल हाउस ही बाय करना है. ओनली देन यू कैन क्लेम दिस एग्जेम्पशन. क्या कहती है कि आपने जो भी रेजिडेंशियल हाउस सेल करा, जो उससे मनी आई है उसको आपने फिर से री इन्वेस्ट करा. री इन्वेस्ट कहाँ पे करा, एक और रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए. सो ये आपने चेक करना है क्वेश्चन में. सेल भी रेजिडेंशियल हाउस होगा और जो आपने उस मनी से नई चीज़ खरीदी है दैट विल ऑल्सो भी रेजिडेंशियल हाउस. तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. नाउ अदर कंडीशन इज, ये जो आपने नया हाउस खरीदना है यू कैन बाय इट 1 year बिफोर द सेल और 2 years आफ्टर द सेल. तो समटाइम्स असेसी पहले से प्लान कर लेता है कि मैंने इस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो उस सेल से 1 साल पहले भी आप नया घर खरीद सकते हो, 2 साल बाद भी. और अगर आपने उस पैसे का नया हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर अंदर आपने कंप्लीट कर लेना है. इफ़ यू डू दिस, इन दैट केस आपका जो कैपिटल गेन अराइज हुआ पुराने घर से वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. अनदर कंडीशन इज, अब जो नया हाउस आपने खरीदा है या बनाया है उसको आपने 3 साल तक सेल नहीं करना. कब से 3 साल, अगर खरीदा है तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, और अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 3 साल तक आपने नए हाउस को नहीं बेचना. राइट अगर आपने बेचा अदरवाइज तो जो आपको एग्जाम्पशन मिला था वो डीम्ड कैपिटल गेन बन के फिर से ऐड कर दिया जाएगा. Another point is, जो if long term capital gain on the sale of residential house is less than 2 crore, तो assessee जो क्या है वो इस पैसे को 2 हाउसेज में भी डाल सकता है और एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है. तो अगर आपका 2 करोड़ से कम है कैपिटल गेन जो आपने सेल करा है उस हाउस की वैल्यू, इन दैट केस आप उस 2 करोड़ से कम वाले जो प्राइस है, जितना पैसा आपके पास आया उसको आप 2 रेजिडेंशियल हाउसेज में भी लगा सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस साल हमारे टैक्स में ऐड हुआ कि फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25, क्योंकि इस साल इंडेक्सिंग के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है. यू कैन सी द वीडियो ऑफ एबॉलिशन ऑफ इंडेक्सिंग. तो उस वजह से एक नया पॉइंट जो है टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐड करा है, दैट इज फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
on the sale or transfer of residential house property will be exempted up to ₹10 crore. अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके आ रहा है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 करोड़ तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन मेड. So long-term capital gain on the sale or transfer of residential house property, it will be exempted up to 10 crores. If such long-term capital gain is reinvested, जो हमने पॉइंट करा कि आपने उस पैसे को रीइन्वेस्ट ज़रूर करना है नई एसेट में, only then you can claim. So in case the long-term capital gain from the transfer of residential house it exceeds 10 crore, तो आप जो है टैक्सेबल हो जाएगा जो भी आपका एक्सेस होगा. एक और चीज़ है कि कई बार क्या है, आपको लगता है कि अभी आपने कुछ पैसा तो घर में इन्वेस्ट कर दिया या फिर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी है, पर वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी. तो उसके लिए क्या है, आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम जो है, ये आप एक अकाउंट ओपन होता है बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम का, उसमें वो मनी आपको डालनी पड़ेगी. इट मीन्स जो पैसा आपको कैपिटल गेन से आया है वो आप यहाँ वहाँ नहीं रख सकते सेल करने के बाद. You have to keep this money in the capital gain deposit scheme, capital gain deposit account. तो वो जो पैसा है आप धीरे धीरे करके 3 साल तक यूज़ करेंगे. अगर वो सारा पैसा यूज़ हो गया एग्जम्पशन मिल जाएगी. अगर आपने वो सारा पैसा यूज़ नहीं किया तो जितना रह गया होगा इसमें 3 साल तक वेट करेंगे. जैसे अब 24-25 है तो 25, 26, 27, 28, तो 28, 29 के जो असेसमेंट ईयर आएगा 28, 29, बिकॉज 3 साल छोड़ देंगे 25, 26, 26, 27, 27, 28, तो 28, 29 का जो असेसमेंट ईयर आएगा या मैं कहूँ प्रीवियस ईयर 27, 28 जो होगा उसमें वो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा. तो 3 साल तक आपने घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लेना है या फिर नया घर खरीद लेना है. अगर नहीं लिया तो जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसे पड़े होंगे या कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसे पड़े होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो नई हाउस प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है या जो आपने कंस्ट्रक्ट करी है उसको 3 साल तक आपने सेल नहीं करना है. सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54. Whenever you are selling a house, you can purchase another house from that, या you can construct another house from that. But conditions क्या हैं? आप इंडिविजुअल होने चाहिए, HUF होने चाहिए, आपने जो घर सेल करा वो लॉन्ग टर्म गेन देकर गया आपको, और जिस नए घर में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 साल पहले या 2 साल बाद के अंदर अंदर कर दिया. अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई. ठीक है. और जो आपने अब नया घर बनाया उसको भी 3 साल तक नहीं बेचना. अगर आपने ये सारी कंडीशंस पूरी करते हो तो आप 54 सेक्शन की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है नेट सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख की. तो हमने जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सीखा, हम पहले देखेंगे सेल कंसिडरेशन. इट इज़ ₹10 लाख. क्या चीज़ सेल हो रही है? लिखा हुआ नेट कंसिडरेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस. तो जैसे ही आपने रेजिडेंशियल हाउस सेल करने की बात आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेक्शन 54 तो नहीं अप्लाई हो रहा. वो चेक करेंगे कि क्या हमने ये पैसे लगाए किसी और रेजिडेंशियल हाउस में. इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है. अब ये घर देखो, ये घर जो है 1/5/2007 को परचेज़ किया, तो 2007 से लेकर 2024 तक अराउंड 17 ईयर्स हो चुके हैं. तो हमें तो 2 साल ही चाहिए होते हैं लॉन्ग टर्म बनाने के लिए. सो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दूसरी चीज़ जो मैंने चेक करनी है कि सेल कंसिडरेशन हुआ सेल किस दिन है. तो ये लिखा हुआ 2 जून 2024 को सेल हुआ. इट मीन्स कि हमने पढ़ा था इन दी एबॉलिशन वीडियो कि अगर आपने 23 जुलाई के बाद बेचा होता तो इंडेक्सिंग नहीं होती, बट ये पहले बेचा है और लॉन्ग टर्म है तो हम इंडेक्सिंग करेंगे. तो यहाँ पर आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब क्वेश्चन में एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी कैन सी 21 लाख की है, और इस टाइम पर आपका CII आपको गिवन है, करंट है 363, पुराना है 129. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनता है. और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कुछ नहीं गिवन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ से मेरे पास आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम्स आउट टू बी 4,09,070 रुपीज़. अब गिवन है नया हाउस एक्वायर कर लिया 1/9/2024, मतलब उसी साल ही हमने कहा था 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल पहले 2 साल बाद या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो. तो अब इसने तो नया हाउस खरीद लिया 2 लाख रुपीज़ का.
तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे हम, क्योंकि घर खरीदा है, घर बेचकर घर ही खरीदा है, तो एग्जम्पशन लगेगी अंडर सेक्शन 54। तो 2 लाख रुपीज़ डाले। अब आपने एग्जम्पशन कैसे लगानी है, द अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज़ लीस्ट। तो अगर मैंने डाला ही घर, नए घर में 2 लाख है, तो मैं ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकती डिडक्शन। तो ये जितनी अमाउंट आपने नए हाउस में इन्वेस्ट करी, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उससे कम होता, फॉर एग्जांपल ये 1 लाख का होता, तो 1 लाख होना था, क्योंकि बिकॉज द एग्जम्पशन कैनॉट एक्सीड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ही कम की है, तो जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा वो सारा का सारा एग्जम्प्टेड। ये जो बचा ये मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं रिगार्डिंग 54 एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। नाउ वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें सेक्शन 54 का एग्जम्पशन लगेगा। वी कैन सी दैट मिस्टर वासुदेव परचेज्ड अ हाउस इन 1996 फॉर 1,50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस करे हैं, रेनोवेशन कराया घर का, ठीक है, 2 रूम्स का एडिशन कराया, फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है 6,10,000 और हाउस को सेल करा 25 लाख। सो आई कैन सी रेजिडेंशियल हाउस का क्वेश्चन आ गया ये। अब फिर लिखा है जैसे उसने सेल करा इन द थर्ड पैराग्राफ ही परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 मंथ्स 2 लाख का, और कुछ पैसे उसने 50,000 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डाल दिए हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। There are 2 parts: if house is transferred during May 2024 and if house is transferred during November 2024। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, हमने डिस्कस किया था इन एबोलिशन ऑफ इंडेक्सिंग वीडियो कि 23 जुलाई के बाद इंडेक्सिंग नहीं करनी है, 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सिंग नहीं करनी है। सो इन द फर्स्ट ए पार्ट इंडेक्सिंग करेंगे बिकॉज हाउस मई में सेल हो रहा है, और इन द सेकेंड पार्ट इंडेक्सिंग नहीं करेंगे बिकॉज हाउस नवंबर में सेल हो रहा है। लेट्स सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमें कैपिटल गेन कितना है। देखो अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारी किस चीज़ की सेल हो रही है। तो क्वेश्चन में ऊपर ही गिवन था उसने एक हाउस खरीदा, तो हाउस खरीदा है मतलब ये रेजिडेंशियल हाउस है, अपने लिए खरीदा है, इट इज़ अ रेजिडेंशियल हाउस। सो यू हैव टू चेक कि एसेट का नाम क्या है, इट इज़ रेजिडेंशियल हाउस। अब हमने जब इसका प्रोसीजर किया था उसके लिए हम चेक करते हैं पहले लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब देखो घर खरीदा कब था, इन 1996, पहली लाइन में गिवन है। अब सेल हो रहा है ये 2024-25, तो यू कैन सी इतने साल हो चुके हैं, तो इट इज़ ऑफ कोर्स मोर देन 3 ईयर्स, बहुत साल हो चुके हैं। तो मुझे पता है यहाँ से मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आने वाला है। ये सबसे पहले 2 चीज़ें चेक होंगी, एसेट का नाम क्या है, क्योंकि एसेट का नाम इंपॉर्टेंट है एग्जम्पशंस के लिए, और फिर चेक होगा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन कैसे निकालते हैं, ये हमने किया था सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, जितने का आपने वो हाउस सेल किया, ये हमें गिवन है द हाउस इज ही सोल्ड द हाउस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 फॉर ₹25 लाख, ये सेल कंसिडरेशन होगी। इसमें से हम करते हैं माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल। सेल से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, तो जो क्वेश्चन में ऊपर गिवन थे वो हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो घर को इम्प्रूव करने के खर्चे लगे हुए हैं। बट सेल से रिलेटेड कोई ब्रोकरेज नथिंग, आई कैनॉट सी एनीथिंग, तो ये नील है। तो मेरे पास ये नेट सेल कंसिडरेशन ये आ गया, सेम अमाउंट। अब इसमें से बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मुझे माइनस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये घर देखो हमने कब खरीदा, ये घर हमने खरीदा 1996 में। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमने किया नहीं है, बट यू कैन नोट डाउन, जब भी कोई भी घर आपने 2001 से पहले खरीदा होगा, 2001 से पहले कोई भी घर खरीदा है, then you will compare actual cost of that asset with the fair market value on 2001. Whenever any asset is purchased before 2001, 2001 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इस चैप्टर के लिए। अगर आप इस चैप्टर में CIIs देखोगे, इफ यू लुक एट द CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है सीरियल नंबर 1 से लेकर 24 तक गिवन है,
ये शुरू हो रहा है 2001 से, पहले की इंडेक्सेस हमें गिवन नहीं है, तो 2001 से ही आपने इंडेक्स देखना स्टार्ट करना है। अब उससे पहले का इंडेक्स तो है नहीं मेरे पास, तो अब मेरे को ये 1,96,000 जो वैल्यू गिवन है, ये मुझे घर की वैल्यू गिवन है 1,50,000, सॉरी, जो वैल्यू गिवन है ये मुझे गिवन है 1996 की वैल्यू, पर मेरे पास इसके इंडेक्स नहीं है। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में 2001 से पहले की वैल्यूज गिवन होगी, मुझे उसको 2001 में लेकर आना है। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो इस घर की एक्चुअल कॉस्ट 2001 में थी 1,50,000, जबकि 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू इस घर की हमें गिवन थी 6,10,000. Fair market value of the house on 1/4/2000. You have to compare these two. Whichever is higher, we have to choose it. इसको चूज कर, घर की एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर। ठीक है यहाँ तक? हाँ, इफ एनी एसेट इज परचेज्ड prior to 2001, 2001 लिख लो। In that case, cost of the asset and fair market value, whichever is higher, will be treated as cost of acquisition. अब इस क्वेश्चन में मेरे को दिखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत पुरानी है, मतलब 1996 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो मुझे उसे अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू दिखा हमें 6,10,000 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दिखा 1,50,000, तो मैंने विच एवर इज हायर उठा लिया इनमें से, तो हायर इज 6,10,000। तो अब इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 1,50,000 को भूल जाएंगे। अब ये इंडेक्सिंग हमने देखी थी, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आज के इंडेक्स से, आज का मतलब जिस साल में एसेट बिक रहा होता है उस साल का इंडेक्स। तो अभी मेरा 24-25 में एसेट सेल हो रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है आज के इंडेक्स के साथ 363 और डिवाइड करना है मुझे जिस साल खरीदा था, बट मैंने फेयर मार्केट वैल्यू उठाई है, तो 2001-2 का जो इंडेक्स है दैट वाज 100। उससे पहले का इंडेक्स है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे 100 ही लेना पड़ेगा। तो 6,10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363 कर लेते हैं। तो अब यहां से मेरे पास निकल कर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल 85,700। अब वैसे तो मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म था जो हमने पीछे किया, बट अब उसने लिखा हुआ है कि मैंने इस पैसे को फिर से इन्वेस्ट, पॉइंट हमने किया था उस दिन, अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले करी है तो उसकी वैल्यू जो है वो निल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जब मैंने शुरू में ही पढ़ा उसमें लिखा हुआ था आपने घर खरीदा और फॉलोइंग एक्सपेंसेस कर दिए, ठीक है, मतलब जब खरीदा तभी कर दिए, और 1996 था। रेनोवेशन ऑफ द हाउस के जो नीचे गिवन है 2 रूम्स बनाए 1 साल के बाद, मतलब 1997 ही हुआ था अभी। तो मेरे को अगर, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है आपने घर पे थोड़ा बहुत रिपेयर करा ली, तो 25-26 साल के बाद वो रिपेयर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, उसको मलबा काउंट करते हैं। तो 1/4/2001 से पहले की कोई भी इम्प्रूवमेंट है उसकी वैल्यू आपने निल ले लेनी है। हम मतलब एक तरह से ये लेते हैं कि ये जो खर्चा हुआ पहले हमारा 1,25,000 2 लाख, जब हमने फेयर मार्केट वैल्यू ले ली ना, तो उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू 2001 को जब हमने कंसिडर कर लिया, तो मतलब उसके बीच में वो इम्प्रूवमेंट वाले एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए होंगे। जब हमने उसकी आज की वैल्यू ही देख ली 2001 में, तो मतलब वो उसके बीच में ही है, तो अलग से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यू कैन राइट दिस पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड इन दिस क्वेश्चन। हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हमने निकाल दिया, इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। अब मेरे को दिख रहा था कि जब उसने ये हाउस सेल किया उसके बाद एक हाउस ही खरीदा है, तो अब मेरे को जब ये पॉइंट देखेंगे हाउस सेल होकर हाउस ही खरीदा जा रहा है, इट मीन्स अब मेरे को एग्जम्पशंस देखनी पड़ेंगी।
अब ये चेक करते हैं, क्या रेजिडेंशियल हाउस सेल हो रहा है? बिल्कुल, शुरू में लिखा हुआ था आपने घर खरीदा, उसके ऊपर खर्चा किया, मतलब रेजिडेंशियल हाउस था ये। क्या इंडिविजुअल है? ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में ही मिस्टर वासुदेव, तो इंडिविजुअल है, ही कैन क्लेम द एग्जाम्पशन। सेकंड कंडीशन थी लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, बिल्कुल हमें लॉन्ग टर्म ही था, हमने देखा 1996 का घर 2024-25 में बिक रहा है। उसके बाद अब ये जो सेल से पैसा आया, आपने नया घर खरीदना था, तो यहाँ लिखा हुआ है दैट वी हैव परचेज्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी। कब खरीदनी है? 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अंदर। उसने 2 महीने के अंदर अंदर खरीद लिया 2 लाख रुपीज। तो इट मीन्स नाउ आई नो कि ये वाली एग्जाम्पशन यहाँ पे लगेगी, सारी कंडीशंस मेरी पूरी हो रही हैं। तो अब आप यहाँ लिखोगे लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब कितनी एग्जाम्पशन मिलती है? जितना पैसा आपने नए घर में लगाया होगा। तो यहाँ पर आपने जितना पैसा नए घर में लगाओगे उतने की एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ ही परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 months फॉर ₹2 लाख। तो मतलब 2 लाख रुपीज मैं एग्जाम्पशन क्लेम कर सकती हूँ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको यहाँ लिखा होता कि उसने नया घर लिया और उसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने 3 लाख नहीं लिखना था, मैंने ये लिखना था 285,700। इसका मतलब है हमारी अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन क्या होती है? जितनी आपने मनी इन्वेस्ट करी इन द न्यू हाउस, मनी इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमने कैपिटल गेन निकाला होगा, विच एवर इज लोअर लीस्ट, ये हमने रूल अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना मेरा आंसर आया या जितने पैसे इन्वेस्ट करे, दोनों में से जो लीस्ट आएगा वो मुझे एग्जाम्पशन देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 2 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट हुए, तो अब मैंने 2 लाख का एग्जाम्पशन क्लेम कर दिया। तो अब ये मेरा आ गया 85,700 का लॉन्ग टर्म गेन बचा। उसके बाद नेक्स्ट एक और पॉइंट नीचे लिखा हुआ है एंड इन्वेस्टेड 50,000 इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम टू बाय अनदर हाउस। अब ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम क्या होती है? अब जैसे आपने, आपके पास घर बेच के बहुत सारा पैसा इकट्ठा आ जाता है, तो हो सकता है आप एकदम नहीं लगा पाए सारा पैसा, तो गवर्नमेंट आपको एक तरह से प्रिविलेज देता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग उस पैसे को उस अकाउंट में रख दो, जब आपने फिर इन्वेस्ट करना हो यू कैन टेक दैट अमाउंट। तो इट मीन्स आपने गवर्नमेंट को शो करा कि मैंने ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रख दिया, मैं एक नया घर खरीदूंगा। इट मीन्स 50,000 जो है वो भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। देखो उसको कैसे शो करेंगे, नीचे लिखेंगे लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54(2), इसका क्लॉज है 2, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के लिए है 54(2). जितने पैसे आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रखे, आपने 50,000 रुपये रखा, उसकी भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो अब मेरे पास ये आंसर आया, इसके आगे हम लिखेंगे दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऊपर वाला भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, बट ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। है उसमें लिखा है कि आपने एसेट सेल करा नवंबर 2024 में। इट मीन्स ये मेरे 23 जुलाई या उसके बाद में आ रहा है, मुझे यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं करनी है। देखो बी पार्ट कैसे करेंगे, प्रोसीजर सारा वही रहेगा, सिर्फ इंडेक्सेशन नहीं करनी। तो सेल कंसिडरेशन लेते हैं पहले, सेम वही जो हमने पीछे लिया। घर हमने बेचा 25 लाख का, इसमें से माइनस करते हैं अगर कोई एक्सपेंसेस हैं ऑन सेल और ट्रांसफ़र, इस क्वेश्चन में वो नहीं थे, नील, तो ये आ गई थी मेरी नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से मैंने पहले लिखा था इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब मैं लिखूंगी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने का घर मैंने खरीदा था। बाकी रूल वही रहेगा कि अगर आपका घर 2001 से पहले का है तो कॉस्ट एंड एफएमवी को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर वो उठाएंगे। इस क्वेश्चन में कॉस्ट थी 150, फेयर मार्केट वैल्यू था 6,10,000, तो हमने 6,10,000 ही उठाया।
अब मुझे वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 6,10,000 माइनस कर देना। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इग्नोर करिए, वो सेम रूल रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 25 लाख में से हम माइनस करते हैं 6,10,000, 18,90,000 आ गया। अब इसमें से मैंने माइनस करना है, ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे अकॉर्डिंगली। अब इसमें से सेम वही एग्जाम्शन वो हम चेक कर चुके हैं, घर बेचा, घर खरीदा, इंडिविजुअल है, सारी रूल्स वगैरह वही रहेंगे। तो 54 सेक्शन के अंडर हमने ऊपर अभी किया कि एग्जाम्शन कितने की लगेगी, 2 लाख रुपीज़ ये और 50,000 ये दोनों एग्जाम्प्ट होंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, या अलग अलग भी लिख सकते हो, ये 2 लाख और सेक्शन 54 सब सेक्शन 2 के अंदर 50,000, इनकी एग्जाम्शंस मिल जाएंगी आपको। आप देखो 18,90,000 में से 2,50,000 माइनस कर देंगे, 16,40,000